सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस कक्षा में। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, आज हमारी कक्षा है अंडरस्टैंडिंग द नमस्कार सर। नमस्ते सर, आप दोनों को, देवानंद सर, मनीष सर, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जैसा सर। कि आज हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इस टॉपिक पे दोस्तों हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आज हम विशेष रूप से देखने वाले हैं ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट और उसकी आगे की सारी चीजें। एंड आई प्रॉमिस आज की कक्षा के बाद में ये आपका सिलेबस है जो पार्ट 1 पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये पूरा ए सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आप 40 एमसीक्यू जो अटेम्प्ट करेंगे दे आर वर्दी एनफ और उससे बाहर कहीं कुछ नहीं रहेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। स्वागत है मनीष शर्मा सर, ओवर टू यू नाउ। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए, मेरे सामने एक समस्या ये है कि एक तरफ मैच चल रहा है, आप लोगों को उस तरफ से ध्यान आकर्षित हटा करके ध्यान जो है अपनी तरफ लाना है। दूसरी चीज़ है कि सर ने कहा कि आज के बाद ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं 2003-2008 से इन विषयों को पढ़ रहा हूँ और जब भी पढ़ता हूँ तो लगता है कि कुछ अधूरा है या कुछ नया जुड़ गया। तो हम जो इस पर चर्चा आज के लिए, इस कंटेंट को आज के लिए हम डिलीवर करेंगे, पर ये विषय जब तक परीक्षा ना हो, खत्म हो जाए, परीक्षा के बाद तक ये ऐसे विषय हैं जो जीवन भर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि डेवलपमेंट जो है जीवन भर चलता रहेगा। तो मैं अपनी बात आदरणीय देवानंद सर अनुमति हो और आप सभी की अनुमति हो तो मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लीज। जैसा मैं अपना वीडियो बंद कर दे रहा हूँ। कुछ पिछली बार कुछ लोगों ने कहा था वीडियो से डाइवर्जन हो जाता है। जैसा पिछली बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ग्रोथ और डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ये है क्या। फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में बताते चल रहा हूँ कि ग्रोथ, जिसको हिंदी में हम वृद्धि बोलते हैं, और डेवलपमेंट जिसको विकास बोलते हैं। ग्रोथ एक प्रकार का ये शारीरिक रूप से अंगों का विस्तार, उनकी लंबाई चौड़ाई बढ़ना, जिसको हम क्वांटिटेटिव रूप से मेजर कर सकते हैं, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। शरीर में छोटी उंगली, जब बच्चा पैदा होता है उसकी उंगली छोटी होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। एक अवस्था के बाद से वो उंगली की साइज, अंगूठे का साइज बढ़ता नहीं है, पर उस अंगूठे और उस उंगली के द्वारा जो लर्नर है बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ स्किल जीवन पर्यंत कुछ न कुछ उसमें जोड़ता जाता है। उन हाथों से वो कढ़ाई, सिलाई, ड्राइविंग बहुत कुछ सीख सकता है। इट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव है, उसको मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस है, हाइट है, वेट है, ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं इसमें स्ट्रक्चरल चेंज है। इसका मतलब जो इस ग्रोथ की एक अवस्था है कि इस अवस्था में कोई चीज, शरीर का कोई अंग कितना ग्रोथ करेगा। जैसे दांत निकलने की एक अवस्था है, उस अवस्था में कितने दांत निकलेंगे ये पूर्व निर्धारित है। डेवलपमेंट को मैं बार-बार इसके साथ जोड़ के ये कहूंगा, क्योंकि चूंकि डेवलपमेंट निरंतर चलता रहता है, इसका हम सिर्फ और सिर्फ पूरा अनुमान लगा सकते हैं। हम 100% रूप में ये नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चा ऐसा कर रहा है, ऐसा करेगा तो ये चीज डेवलप हो जाएगा। क्योंकि ये क्वालिटेटिव होता है, तो क्वालिटी के साथ एक बहुत बड़ी चीज जुड़ी हुई है कि समयानुसार, यानी जो टाइम लाइन है उसके साथ डेवलपमेंट को आंका जाता है। अगर हम कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है आज के इरा में, तो अगर हम आईसीटी का ज्ञान नहीं है तो विकासात्मक दृष्टिकोण से वो सही नहीं है, यानी टाइम रिलेटेड डेवलपमेंट को भी देखा जाता है। इसके बीच में एक पार्ट आता है जिसको हम हिंदी में परिपक्वता कहते हैं। एक्चुअली जो परिपक्वता की मीनिंग है ना, हम लोग बोलते हैं यार ये परिपक्व नहीं है। अक्सर आप सब बात करते हैं कि लड़का परिपक्व नहीं है। परिपक्व पूरी बॉडी का जो अगर हम बायोलॉजिकल पार्ट करें, अनुवांशिक दृष्टिकोण से देखें, तो परिपक्व क्या होता है। कोई ग्रंथि परिपक्व होती है, कोई सेल्स परिपक्व हो सकते हैं। अनुवांशिकता ही निर्धारित करती है और इसके साथ साथ एज एप्रोप्रिएट, जैसे सबसे पहले छोटा बच्चा अगर वो चलना शुरू कर दिया है
तो उसके एज अप्रोप्रिएट उसके लिए हम परिपक्वता का मानक निर्धारित करेंगे चलना। फिर वो धीरे धीरे एक एज के बाद रेंगना, दांत का निकलना उसका, और फाइन मोटर स्किल, ये सारी चीजें जो है एज अप्रोप्रिएट होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि मैच्योरिटी जो है एज अप्रोप्रिएट होती है। कुछ किताबों में ये कहा गया है कि जब ग्रोथ रुक जाती है तो मैच्योरिटी खत्म हो जाती है, और कहीं ये कहा गया कि जब मैच्योरिटी आ जाती है तो ग्रोथ रुक जाती है। इट मींस ग्रोथ से डायरेक्टली रिलेटेड है मैच्योरिटी। अब बात ये यहां समझने की है कि डेवलपमेंट जो है ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण से तो लाया जा सकता है, पर मैच्योरिटी जो है ये बिना प्रशिक्षण के एक जैविक विकास है। क्लियर? आगे बढ़ूं मैं? जी सर। आगे बढ़ूं मैं? जी सर। ग्रोथ में जो परिवर्तन होता है और परिपक्वता में जो परिवर्तन होता है वो प्रशिक्षण से नहीं होता है, लेकिन विकास में जो परिवर्तन होता है वो ट्रेनिंग, अनुभव जन्यता, एक्सपेरिमेंटल, इन सारी चीजों से होता है। अब मैं बात करता हूं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो मैं पिछली बार डिस्कस कर चुका हूं। थोड़ा थोड़ा इस पर चर्चा करते चलेंगे कि डेवलपमेंट यानी विकास के जो नियम है वो क्या है। विकास क्या होता है? सतत होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये अवरुद्ध नहीं होता है। सेकेंड टॉपिक है इसमें कि इसमें सीक्वेंस होता है, यानी बच्चा जो उसके 3 वर्ष की आयु के संबंधित जो लक्षण हैं, बिना वो आए 5वीं वर्ष या 6वीं वर्ष के लक्षण नहीं आ सकते। यानी जो चीजें 3 वर्ष की आयु में आ जानी चाहिए, चाहे वो सामूहिक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो उसी क्रम में बढ़ेगा। कोई चीज स्किप नहीं हो सकती। जैसे पहले भी बताया सका है कि डायरेक्ट चलना बच्चा नहीं सीखता है, उसका एक क्रम है। वो रेंगेगा, उसके बाद धीरे धीरे घुटने के बल चलेगा, उसके बाद ये चलेगा। तो एक सतत है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ब्रेक का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई चीज सीख रहे हैं, चाहे वो सांवेगिक रूप से, भावनात्मक रूप से, तो वो धीरे 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 अपने क्या कहता है, एक पाथ पर चलता रहेगा। इसके बाद एक टर्म आ जाता है सिफेलोकॉर्डियल। इसका हिंदी में जो अर्थ है, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख। इसमें जो कंफ्यूजन है वो पहले मैं बता देता हूं। अक्सर ये लोग सोचते हैं कि शीर्षाभिमुख का मतलब होता है पहले सिर बनता है, मतलब मेरी कहने का मतलब है कि सिर का निर्माण होता है। पर जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि सबसे पहले सिर का विकास होता है, और इस तरीके से सिर का विकास इसलिए सबसे पहले जरूरी है क्योंकि नियंत्रण पूरे शरीर में मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क के बाद गर्दन पे वो नियंत्रण करना सीखता है, फिर धड़ पे करना सीखता है, फिर पेट पे, कमर पे, और अंत में वो पैर पे नियंत्रण करना सीख जाता है। यह थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहले सिर पर नियंत्रण शुरू होता है और बाद में पैर पर नियंत्रण शुरू होता है, और यही क्रम जो है शीर्षाभिमुख या सिफेलोकॉर्डियल कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल। चौथा, प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब ही होता है कि सेंटर से आउटर बॉडी की तरफ, सरकमफ्रेंस की तरफ डेवलपमेंट होता है। बॉडी का अगर हम सेंटर माने तो हम बैक पोर्शन से यहां बात करते हैं रीढ़ की हड्डी का विकास। रीढ़ की हड्डी से वो विकास होता है और धीरे 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 जो विकास बढ़ता है वो आउटर बॉडी की तरफ जाता है, इनर बॉडी से आउटर बॉडी की तरफ। अब देखिए सिफेलोकॉर्डियल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये वैज्ञानिकों के अपने विचार हैं। अलग अलग तरीके से जो रिसर्च हुए हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च हुए हैं, उन्होंने टाइमलाइन पर देख करके ये डिसाइड किया कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उसके आधार पर इन दोनों रूपों को दिशात्मक विकास कहा गया है। अगर ये पूछा जाए कि दिशात्मक विकास के दृष्टिकोण से विकास के कौन कौन से आधार हैं, तो वो 2 ही आधार हैं, एक सिफेलोकॉर्डियल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब हम बात करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। विकास कैसे होता है? पहले
हम बच्चे को कभी आपने देखा होगा कि बच्चा कोई बॉल जो है पूरे हाथ से, आर्म पूरे पार्ट से उसको पकड़ता है, और फिर धीरे 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 जब वो विकासात्मक दृष्टिकोण से उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, फिर एक फुटबॉल को वो एक अंगुली पर भी नचा लेता है। तो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ये एग्जांपल किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं। जो भी स्पेसिफिक पार्ट है वो बाद में डेवलप होगा, जनरल पार्ट वो सबसे पहले डेवलप होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से यह पार्ट बहुत जरूरी है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में भी आए हैं इस बार कि इंडिविजुअल डिफरेंस के मानक क्या क्या हो सकते हैं। आपको पता है प्रकृति द्वारा सभी एक लाइन भी कही गई है कि अक्षरो अमंत्रो नास्ति, हर अक्षर में मंत्र बनने की क्षमता है, हर हर्ब में मेडिसिन बनने की क्षमता है, और हर व्यक्ति में एक अपना स्पेशल पोटेंशियल है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस ही क्लासरूम में आपके बराबर सारी चीजें, आप डिलीवरी अच्छी दे रहे हैं, टीचिंग अच्छा दे रहे हैं, टीचिंग लर्निंग का एटमॉस्फेयर एक है, फिर भी कोई बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है, कोई बच्चा कम, ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। और यही इंडिविजुअल डिफरेंस पेरेंट्स नहीं समझते, इसीलिए पेरेंट्स को ये बार बार शिकायत होती है कि मेरा बच्चा कमजोर है, पेरेंट्स इसको स्वीकार नहीं करता। अगला टॉपिक है कि हर जो डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो इंटर रिलेटेड का मतलब समझ लीजिए कि जैसे अच्छा पोषण मिल रहा है, अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छी किताबें मिल रही हैं, तो डेवलपमेंट पर उसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। अब हम चलते हैं मेजर डेवलपमेंटल डिबेट्स। क्या क्या डिबेट्स रहे होंगे जिनके आधार पर हम लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे चीजें रस के रूप में निकाल के दी गई। पहला है नेचर वर्सेस नर्चर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मैंने बहुत पहले वाले वीडियो में बताया था कि D इज इक्वल टू एनीबॉडी? H into E। वेरी गुड। तो डेवलपमेंट में आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का ही गुणन होता है, यानी इसमें नेचर भी है। अब नर्चर की बात करते हैं। एक एग्जांपल है कि जैसे जुड़वा बच्चे हैं, तो इट इज दिस एग्जांपल इज रिलेटेड टू नेचर और नर्चर। जुड़वा बच्चों का उदाहरण कौन सा होगा? नेचर, हेरिडिटी। तो नेचर वाले पार्ट्स में क्या होता है, अक्सर उनमें ग्रोथ, उनकी आंख, उनका साइज, उनका हाइट एक तरह हो सकता है, पर उन दोनों को अलग अलग रूप से रखा गया, अलग अलग वातावरण में रखा गया और अलग अलग पोषण दिया गया। तो यही पोषण जो है उनमें डिफरेंशिएशन ला देता है, डेवलपमेंट, उनके विकास में अंतर ला देता है। तो दोनों में ये कहा गया कि भाई नेचर ये कहता है कि अगर ये आनुवांशिकता से रिलेटेड है नेचर, और नर्चर जो है वातावरण से है। तो बाद में इन दोनों ने यही स्वीकार किया कि नहीं, दोनों के गुणनफल का प्रारूप है, यानी दोनों के सहयोग से ही डेवलपमेंट होता है। उसके बाद कंटिन्यूटी आया, डिसकंटिन्यूटी आया। अब देखिए, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को समझने के लिए आप रेलवे स्टेशन के स्टेयर्स को देखिए और रैंप को देखिए, दोनों में क्या अंतर होता है। रेलवे स्टेशन में आप स्टेयर्स, सीढ़ियां देखें, सीढ़ियां चलते हैं, रैंप में कंटिन्यूटी होगा एंड स्टेयर्स में डिसकंटिन्यूटी। यस, स्टेप में ना अगला स्टेप जो है, स्टेयर्स में अगला स्टेप अचानक से आता है और बहुत ज्यादा अंतर होता है। पर जो एकदम स्लैब बना हुआ है वो, उसमें आप एंगल ऑफ अटैक जिसे बोलते हैं, डिग्री ऑफ अटैक जो देखते हैं चेंजिंग का, वो बहुत धीमे धीमे होता है। तो इसको हम हिंदी में भी कह सकते हैं कि निरंतरता बनाम असंगतता, यानी धीरे धीरे डेवलपमेंट जिसमें होता है। जैसे भाषाई विकास वो धीरे धीरे होता है, बोली को सुनेगा फिर बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, धीरे धीरे होता है। पियाजे और वाइगॉट्स्की का इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जो स्टेप वाइज मैंने बताया
कि डिसकंटिन्यूटी जो उन्होंने स्टेज को डेवलप किया, तो ये शोज करता है डिसकंटिन्यूटी के डेवलपमेंट को, और वाइगोट्स्की का जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूटी को करता है। इसके बाद यूनिवर्सल वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल का मतलब अगर आप पूरे भारत के सभी बच्चों को जो चीजें कॉमन डेवलप हुई हैं उनके अंदर, वो सारी चीजें जो हैं उनके यूनिवर्सल पार्ट्स में आएंगी। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक में आ जाएगा, जैसे कि बच्चा स्कूल के लिए रेडी हो रहा है, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम हो रहा है, तो जिस स्कूल में स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा होगा वहां के बच्चे कंपेयर टू वनस्पत उन बच्चों से ज्यादा डेवलप होंगे। सार्वभौमिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सामान्य बच्चे स्कूल जाने के लिए कोई तैयारी नहीं होती है, पर केंद्रीय विद्यालय संगठन में, जिसका नाम अब एसआरपी, वो उसको विद्या प्रवेश कर दिया गया है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम को, तो उसका उद्देश्य भी यही होता है कि बच्चों को अगली कक्षा के लिए हम तैयार कर लें। तो ये अंतर दोनों विकासात्मक रूप से बाधा थी। समाज में ये होता था कि समाज के बच्चे अलग अलग वर्ग से आते थे, उनका एक प्रकार से विकास नहीं है, तो विद्या प्रवेश जैसी एक्टिविटी करा के 3 महीने के मॉड्यूल में उन बच्चों को एक लेवल में ला दिया जाता है ताकि अगली कक्षाओं में वो सुगमता से ज्ञान ग्रहण कर सके। इसके बाद एक्टिव और पैसिव। आपको पता है कि जब कोई सक्रिय रहता है तो सक्रिय एक्टिव लर्नर किसे कहेंगे? आप में से कोई एक्टिव लर्नर है? यस सर, पार्टिसिपेटरी लर्नर। अगर आप लर्नर के अंदर जिज्ञासा बनी हुई है और वो बार बार क्वेश्चनिंग कर रहा है या डाउट्स क्लियर कर रहा है और वो अपने गहन चिंतन भी कर रहा है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी एनईपी में आई है वो सारी की सारी एक्टिव लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक को, क्रिएटिव लर्नर है, एक्टिव पार्टिसिपेट करना है, रोल प्ले है, ये सारी गेमिफिकेशन है, ये एक्टिव लर्नर या एक्टिव चाइल्ड का आइडेंटिफिकेशन है। पैसिव, अगर हम किसी चीज को इस बात से, कोई बात आपको रटा दें और आपने याद कर लिया है या सीख लिया है, या डेवलपमेंट आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ, जैसे डिफेंस में क्या होता है कि वो सिर्फ आज्ञा पालन करते हैं, यस सर यस सर, और इस तरह का विकास जो है पैसिव लर्निंग के डिफिनीशन में आएगा। और कोई चीज सिर्फ आपने स्मरण कर ली है वो भी पैसिव लर्निंग के रूप में आएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा? यस सर, यस सर, यस अब सर। मैं आगे बढ़ता हूं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड में हमने बहुत पहले, आप सभी लोग इन चीजों को से जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि डेवलपमेंट स्टेजेस। श्वेता जी कुछ कहना चाह रही है। श्वेता मैडम, यू कैन पुट ऑन योर माइक एंड आस्क। जी सर। सर मनीष सर, ये जो पहला वाला आपने बताया ना, वो डी वाला फॉर्मूला, कुछ D = H × E, तो सर ये सब फुल फॉर्म प्लीज बता देते ना मैम। D फॉर डेवलपमेंट, H फॉर E फॉर इन्वायरमेंट। ठीक, थैंक यू सर। ओके, मनीष जी कंटिन्यू प्लीज। यस, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए इसमें थोड़ा सा सर स्क्रीन और क्लियर करिएगा, पूरा ऊपर कर लीजिएगा। इसमें 2 तरह के स्टेजेस दिए गए हैं, जो फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी दिया है, इससे आप सभी परिचित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो संरचनात्मक परिवर्तन लाया गया है वो इसको डिफाइन करता है। और इधर जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए गए हैं, ये डेवलपमेंट की थ्योरी में जो सबसे अच्छा डेवलपमेंट का स्टेज माना गया है कि इन्फेंसी का स्टेज क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड किसे कहेंगे, लेटर चाइल्डहुड का ग्रुप क्या होगा, एडोलसेंस का क्या होगा। कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से इसके एज को डिसाइड किया है, पर जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि WHO ने एडोलसेंस की एज क्या निर्धारित की है, तो वो एज ग्रुप है 10 to 19। थोड़ा सारे स्टेज के मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक अक्सर पूछी जाती है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि
शैशवावस्था जिसको हम 0 to इन्फेंसी कहते हैं, अगर पूछा जाए कि इन्फेंसी में बच्चा लर्न कैसे करता है, किस माध्यम से लर्न करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सेंसेस से, सेंसेस से। ठीक है, जितने भी सेंसरी मोटर ऑर्गन्स हैं उन्हीं के माध्यम से इस स्टेज में डेवलपमेंट को डिसाइड किया जाता है। ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। डेवलपमेंट का सबसे सेंसिटिव पीरियड मोटर एक्शन लर्निंग पीरियड और सेंसरी और मोटर डेवलपमेंट पीरियड कहा जाता है इन्फेंसी। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हिंदी में हम पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, यानी बाल्यावस्था और पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था, इनको हम बाल्यावस्था में भी रख सकते हैं, पर जैसे जैसे लोगों ने इसको स्टेज वाइज एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं अर्ली चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं। इस एज को ट्वाइस एज कहा जाता है, इस एज को ट्वाइस एज कहा जाता है। प्ले एज भी, इरिक्सन ने इसे प्ले एज कहा। इस एज के बच्चे खेल खिलौने, गुड़िया, गुड्डे, इन चीजों से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे तेज जो एज होता है, डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है, वो अर्ली चाइल्डहुड होता है। अक्सर लोग चाइल्डहुड लगा देते हैं। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो है, ये फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट का एज होता है। यहां लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा माइंड जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, चेमस्की के थ्योरी के अनुसार काम करता है। जितना बच्चा बात शब्द सुनेगा वो अपने डिवाइस में स्टोर करता जाएगा। नकल करने का जो एज होता है वो भी होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर, लेटर चाइल्डहुड। इसको हम जो है नकल करने की भी एज कहते हैं। और ये जो एज होता है, इसमें फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट दिखाई देता है। तो क्या क्या चीजें इसमें फास्टेस्ट होती हैं? एक तो लैंग्वेज, भाषाई दृष्टिकोण से तीव्र गति से विकास होने का जो एज है वो अर्ली चाइल्डहुड के है। इसको हम प्ले एज भी कहते हैं, टॉय एज भी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड की सबसे आइडेंटिफिकेशन नेमिंग वर्ड्स है, वो है टोली, गैंग एज। लेटर, मैं उन सारे टर्मोलॉजी को यूज कर रहा हूं जो इनसे रिलेटेड सीटेट या तमाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोली एज, लेटर चाइल्डहुड का जो डेवलपमेंट स्टेज को, इसको हम कहते हैं टोली एज या टोली अवस्था या गैंग एज। इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है। मोटर डेवलपमेंट बहुत तीव्र गति से होता है और इसको एलिमेंट्री स्कूल एज के रूप में जब डिफाइन किया गया था, और इस एज को जब हम वापस देखते हैं, प्रिपरेटरी स्कूल की एज जो है एनईपी ने डिसाइड की है प्रिपरेटरी 8 to 11। तो अभी हमको ध्यान में रखना है फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। ये एनईपी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट के जो न्यू स्ट्रक्चर हैं वो हैं। और दूसरी तरफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है जो साइकोलॉजिस्ट ने निर्धारित किए हैं। दोनों में बहुत सारी कॉमन चीजें आपको मिलेंगी। इसके बाद हम आते हैं एडोलसेंस। अब यहां पे 12 से 18 दिया गया है, तो चूंकि मनोवैज्ञानिक ने अपने अलग अलग एज डिसाइड किए हैं, फिर सारे साइकोलॉजिस्टों को सुनने के बाद, समझने के बाद और मेडिकल साइंस को समझने के बाद WHO ने जो एडोलसेंस का एज ग्रुप निर्धारित किया वो 10 to 19 है। नेक्स्ट स्लाइड सर। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट एंड कीज थ्योरीज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में जो सर ने ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, ब्रेन ग्रोथ, ये सारी चीजें रखी हैं। इसको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में हम बाद में डिसाइड करेंगे, आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा आजकल चर्चित है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सबसे पहले
हम समझे कि कॉग्निटिव यानी कॉग्निशन है क्या, संज्ञान है क्या। जैसे हर बच्चा ये सोचता है कि जैसा मैं देख रहा हूं समाज को, या जिस तरीके से मेरे नजर में वर्ड है, इसी नजर में सबके दृष्टिकोण में नजर वर्ड के बारे में कॉन्सेप्ट यही होगा। और उसने प्याजे की खासियत है, उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो अपने ही बच्चों पे था। प्याजे ने एक डायरी बना रखी थी, अपने बच्चे की हर आयु में अलग अलग गतिविधियों को ऑब्जर्व करता था, उस डायरी में लिखता था, और उसी डायरी को उसने एक ग्रंथ के रूप में हमारे सामने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एक अच्छे रेफरेंस बुक के रूप में उसका रिसर्च रखा गया। सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया 0 to 2 एज में, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर, आप सभी को पता है कि सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, जिसमें सबसे ज्यादा सेंसर्स यूज होते हैं। हम जो भी कुछ संज्ञान में लाता है बच्चा, जो भी कुछ सीखता है कॉग्निटिव फ्रेम में, उसका माध्यम होता है सेंसर्स। अब इसको हम सेंसरी स्टेज भी कह सकते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज भी कह सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा जो वर्ड आता है, टर्मोलॉजी आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। इसका मतलब है, किसी को पता? देखिए, कभी कभी बच्चा आंख बंद कर लेता है, उसके सामने से चीजें गायब हो जाती हैं, फिर आंख खोल लेता है, उसके सामने चीजें आ जाती हैं। बच्चे के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और कहीं छुप जाए, इस स्टेज में बच्चे को पता है कि छुप गया है, लेकिन वो है, वस्तु स्थायित्व है, ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो सेंसरी मोटर के माध्यम से उसका संज्ञान में ये बात पता चलती है। तो सेंसरी मोटर स्टेज की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन उसमें यह माना जाता है इस स्टेज में कि इंद्रियां ही शिक्षक हैं। जैसे अभी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्याजे के अनुसार इंद्रियां ही शिक्षक हैं, यह किस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है? तो सेंसरी मोटर स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक में सबसे बड़ा सेंस ही टीचर है। सेंस ऑर्गन्स ही शिक्षण के अधिगम के माध्यम है, लर्निंग के माध्यम है। और इसमें आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड, कोई चीज सामने से छिप जा रही है, उसको इस बात का पता है कि वो चीज हट गई है सामने से आंख खोलने के बाद, लेकिन वो कहीं छिपी हुई है। इसी को बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। आगे चले, अगला स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका एज ग्रुप है 2 and 7। अब इसकी टर्मोलॉजी में जो सबसे इसका जो फेमस वर्ड है, की वर्ड्स, वो है इकोसेंट्रिज्म। अच्छा, बच्चे को यह लगता है इस एज में कि वो जैसा सोचता है वैसी ही पूरी दुनिया है। इसका मतलब क्या होगा? ईगोसेंट्रिज्म में अहम वाली बात ज्यादा नहीं है। हम लोग इसको ईगोसेंट्रिज्म में जो वर्ड डिफाइन किया है प्याजे ने, वो ये है कि इस एज की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे वो सोच रहा है वैसा ही पूरी दुनिया सोच रही होगी। इसको इस एज में तर्क शक्ति में कमी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्लास में पानी लिया और उस पानी को एक थाली में गिरा दिया। कौन सा पानी, बच्चे के रूप में अगर आपको देखेंगे तो कौन सा पानी ज्यादा लगेगा? थाली वाला। उसको ग्लास वाला ज्यादा लगेगा सर, वो एक ही डायरेक्शन में सोच सकता है। ग्लास में ज्यादा दिख रहा है, पानी तो फैल गया ना थाली में, तो यही तर्क शक्ति की कमी जो है इस एज में होती है। वो समझ नहीं पाता कि ग्लास का पानी और थाली का पानी दोनों बराबर है। ये आप लॉजिक दे सकते हैं, आप समझ लेते हैं, पर प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसको यह तर्क नहीं आ पाता है। या जैसे लैक्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जैसे पानी का बर्फ बनना और बर्फ का पानी बनना, वो ये भी नहीं समझ पाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में।
इकोसेंट्रिज्म है। दूसरी चीज सिंबॉलिक थॉट, जैसे ए का मतलब हमने कोई थम्स अप दिखा दिया या उसको विक्ट्री का साइन दिया, तो जो सिंबॉलिक थॉट है लैंग्वेज की, इस एज में कमी रहती है। सेंसरी मोटर में वस्तु स्थायित्व, आंख बंद करने के बाद कोई हट गया, सामने से चीज हट गई, तो उसको पता है कि चीज गायब नहीं हो गई, है नहीं, कहीं ना कहीं है पर छुपी हुई है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को यह लगता है कि जैसा वह सोच रहा है वैसा ही सब लोग सोच रहे होंगे, और इस एज की प्रॉब्लम क्या है कि उसके लॉजिक की कमी होती है। इस बात की लॉजिक को नहीं समझ में आता कि थाली बड़ी है, पानी फैल गया है, इसमें वाटर की कैरेक्टरिस्टिक जैसा विज्ञान में बताया जाता है, उसको इस चीज सारे लॉजिक का पता नहीं है। इसके बाद हम आते हैं कंक्रीट स्टेज, जिसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल है, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, यहां कंक्रीट शब्द लिखा हुआ है। इसमें हम मूर्त रूप की बात करते हैं। मूर्त रूप की बात क्या करते हैं कि अब यहां लॉजिक आ जाएगी, लॉजिक हर जगह जुड़ने लगेगी। अच्छा, प्याजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, उसमें एक चीज सबसे जानने समझने ये है कि जो कमी सेंसरी मोटर स्टेज के लास्ट यानी 0 to 2 है, तो 2 वर्ष में जो चीज स्टार्ट हो रही है वही चीज प्री ऑपरेशनल स्टेज की आइडेंटिफिकेशन है, और जो चीज सेंसरी मोटर स्टेज की कमी है वो अगले स्टेज में धीरे धीरे शुरू हो जाती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। इसमें क्लासिफिकेशन, आपने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग शब्द जो डिफाइन किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग की मीनिंग होती है क्लासिफिकेशन करना। यानी एक डोलची में, दलिये में हमने फ्रूट और वेजिटेबल दोनों रखे हैं और वो दोनों को अलग अलग करने लगा है, तो कंक्रीट रूप से इस स्टेज को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है। इसमें किसी चीज को चेंज करना है। CCS 3 रूल है, CCS, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरीज। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरीज, ये कंक्रीट रूप इस स्टेज में, यानी 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु में जब बच्चा रहता है तो वो इन सारी चीजों को समझने लगता है। इस चीज का इस चीज के कॉग्निटिव पार्ट का जो डेवलपमेंट होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हो जाता है। अब आते हैं फॉर्मल ऑपरेशन जो है स्टेज है। इस स्टेज की जो जैसे हमने इसके पहले दिखाया था, कंक्रीट की जो लास्ट स्टेज खत्म होती है 11 वर्ष की आयु में खत्म हो जाती है, वहीं से फॉर्मल स्टेज का कुछ लक्षण शुरू हो जाता है। फॉर्मल स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है कंक्रीट स्टेज के खत्म होने वाले स्टेज में हल्की हल्की आने लगती है। अब इसमें ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होने लगता है, अमूर्त चिंतन, जो चीजें नहीं है मूर्त रूप से उसमें भी वो चिंतन करना लगता है, और वो डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट यहां शुरू हो जाता है, और लॉजिकल कॉन्सेप्ट उन चीजों पर भी देने लगता है जो मूर्त रूप में नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, प्याजे की इस थ्योरी को प्रश्नों में कैसे देखेंगे, इस पर एग्जाम्पल्स हैं आगे, पर जब हम स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक को जान जाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार बच्चे के द्वारा किए गए कार्य को आइडेंटिफाई करेंगे। कक्षा 5वीं की राधा अपने बॉटल, उसका बॉटल जो लंबा है, उसकी बहन का बॉटल जो चौड़ाई में ज्यादा बड़ा है, पानी बराबर आता है, पर वो बार बार अपनी मां से लड़ती है, वह प्याजे के किस स्टेज के अंतर्गत आती है? अंजू कुमारी मैडम, आप अपना माइक चालू करके जवाब दीजिए। श्वेता मैडम, हाथ यदि बाई मिस्टेक ऊपर है तो उसे नीचे कर ले। अंजू मैडम प्लीज। सर, इसमें मैं एक छोटा सा करेक्शन देना चाहती हूँ। यहाँ पर सर अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं
ये जीन पियाजे की स्टेज जो उसने कॉग्निटिव थ्योरी के डेवलपमेंट के लिए स्टेजेस दी हैं, वो स्टेजेस हैं, इट इज नॉट द पियाजेस थ्योरी। तो ये एक है थोड़ा सा अपग्रेशन, तो प्लीज इसे नोट कर लें। ये जो है ये स्टेजेस हैं। जी प्लीज कंटिन्यू मनीष सर। यस सर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है पियाजे ने दी है, उसके ये स्टेज हैं, और उसके जैसा मैडम ने कहा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने डिफाइन की है अपने अपने स्टेज को लेकर के। आगे हम चले जी। सर मेरे को एक छोटा सा डाउट है, सिंबॉलिक थॉट जो है वो प्री ऑपरेशनल में डेवलप हो जाता है या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में? सिंबॉलिक प्री ऑपरेशन, ठीक है, ओके, थैंक यू। दिनेश आगे पवार चलो। जी, दिनेश पवार जी, बधाई हो, आपके 100 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। अब कोई सर आपको और इस पूरे ग्रुप के हर सदस्य को बधाई हो। और मैं देख लिया था पर मैं बोल नहीं रहा था कि डिस्टर्ब होगा, पर हम सभी को बहुत सर कल बहुत से बधाई हो। यूट्यूब लाइव भी कर सकते हैं आप। जी, अब प्रारंभ करेंगे मैडम। जी मनीष सर प्लीज कैरी ऑन। इसके बाद वाइगोट्स्की की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, उसकी जो टर्मोलॉजी है, की पॉइंट्स हैं, उसमें एक जीपीडी आता है, स्कैफोल्डिंग आता है। जीपीडी का मतलब ज्यादा इसको विस्तार में नहीं समझने की जरूरत है। हर बच्चा स्वयं से कुछ कर पा रहा है, बच्चा क्या कर सकता है, इसकी क्षमता, इसके बीच का जो पार्ट होता है वही पार्ट कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको हम अगर इस तरीके से कहें कि वो ऐसा एरिया है जो स्वयं से कर पाने और किसी चीज के स्वतंत्र रूप से अपेक्षित कर पाने, यानी एक्सेप्टेड, क्या वो कर सकता है, इसके बीच का जो एरिया होता है वो यही जीपीडी होता है। जैसे बच्चा साइकिल चला सकता है, पर शुरुआत में साइकिल चला पा रहा है कितना? बच्चे को थोड़ी दूर तक उसका पिता साइकिल पीछे से पकड़ ले रहा है, थोड़ी दूर तक ले जा रहा है, फिर छोड़ दे रहा है। बच्चा थोड़ी दूर तक सही चल रहा है, फिर डगमगा जा रहा है, फिर थोड़ी दूर तक पकड़ के चला रहा है, फिर वो छोड़ देता है। यानी जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, उसमें जो इसके फोल्डिंग है वो अस्थायी मदद का काम करता है। जो कार्य अभी सहायता से कर ले रहा है, थोड़ी देर बाद वो स्वतंत्र रूप से कर पाता है। वाइगोट्स्की ने ये कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा ये नहीं कर सकता है, बिना मेरी मदद के नहीं कर सकता है। आप मदद करिए, ये इसके फोल्डिंग है, पर ये मदद हमेशा के लिए नहीं करिए, अस्थायी होता है। सीख स्वयं से करना और किसी के सहयोग से कर पाने के बीच की अवस्था, या किसी बच्चे की क्षमता अनुसार वो क्या कर सकता है पर वो अभी नहीं कर पा रहा है, इस दोनों के बीच का जो गैप है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट करता है। टीचर्स का काम इसी जोन में होता है। टीचर भी अक्सर मैथ्स के सब्जेक्ट में या पजल में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में, या मोटर स्किल बेस्ड जो एक्टिविटीज होती है उसमें जो शिक्षक सहयोग करता है उसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग को हम मदद कहते हैं, लेकिन ये मदद अस्थायी होती है। जैसे मैथमेटिक्स में का कोई प्रॉब्लम है, बच्चा स्टार्ट किया है लगाना, पर बीच में कहीं वो फंस जा रहा है, टीचर उसको थोड़ा सा हेल्प दे देता है और थोड़ी दूर तक उस सीक्वेंस में वो आगे बढ़ता है स्टेप बाय, फिर बच्चे को छोड़ देता है। ऐसा कई बार करते 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 बच्चे के अंदर वो अस्थायित्व आ जाता है। यानी जो काम अभी बच्चा किसी हेल्प से, किसी सपोर्ट से, किसी सहायता से कर ले रहा है, वो बिना किसी सपोर्ट और सहायता से कर पाए, इसके बीच में जो इसके फोल्डिंग है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का पार्ट है, उसमें टीचर्स और पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं वाइगोट्स्की के इस थ्योरी में ये दो टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चले सर जी। एरिक्सन, कोहलबर्ग, सोशलाइजेशन,
अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला दिया गया है 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। इरिक्सन जो है उन्होंने मनोसामाजिक विकास के 8 चरण बताए थे। देखने में नाम में तो, चूंकि इरिक्सन जिस फील्ड से जुड़े थे उसी फील्ड की टर्मोलॉजी का ही उन्होंने यूज किया है, तो कुछ ऐसी चीजें लगेंगी कि इंडस्ट्री है, इंटीमेसी है, ये सब क्या है। तो जैसे हम शिक्षा से जुड़े हैं, हम कहीं बात करेंगे तो वहां लर्निंग, आउटकम, इस तरह की टर्मोलॉजी का प्रयोग करेंगे। इन्होंने भी मनोसामाजिक जो चरण हैं, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, उनको डिफाइन किया है। मैं बोलता जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखते जाइए। पहला क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास और अविश्वास। आप सभी को पता है सानिया मैडम, बच्चे की डू यू हैव टू हाँ जी, हाँ। नहीं सर, बता रहे हैं अच्छे से। अच्छा, हाथ ऊपर था आपका। नहीं नहीं, अच्छा सॉरी, वो गलती से पहले से है जी Sir, it's me. हेलो। Hello. हाँ जी। Yes, sir. I just wanted to add, like sir said, three in concrete operational. Sir was saying about CCS, conservation, classification, seriation. I just would like to add 2 more points to that. Decentering and reversibility also, sir, in that. yes ma'am, yes. I thought I was going. डिसेंट्रलाइजेशन भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है। बिल्कुल सही है। Thank you, sir. Thank you, sir. अंजू मैडम। Yes, एक बार ऑब्जेक्ट परमानेंस को थोड़ा सा एक लाइन में बताएंगे, वापस ऑब्जेक्ट परमानेंस। मैम, जैसे आपके सामने मैं खड़ा हूं, अब आप आंख बंद करिए और मैं गायब हो जाता हूं, तो आपको क्या लगेगा कि मैं है ही नहीं हूं? मैम, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं। यस मैम। जी सर। मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपने आंख बंद कर दिया और मैं दरवाजे के पीछे छिप गया, तो आपको क्या लगेगा कि मैं हूं ही नहीं या हूं कहीं छिप गया हूं? अच्छा, हूं ही नहीं, ऐसा Sir, may I try, sir? May I try? Yes. Actually, when a child, supposing you play hide and seek with a child. First time what happens, you go and hide yourself behind a door. Then he comes and finds you there. Again, second time, again he'll go searching for you behind the door. He believes that that object is permanent there. Yes. Even he has seen you moving from there, he believes that that object will be permanent there, so he goes and searches for you there. That is object permanent. That because at that time, the children don't realize that yes, it can be, it can shift. They believe that that object is there permanently, even though they have seen you move from there. Thank you, sir. Yes, ma'am. Okay, sir. Thank you. आगे चलूं मैं सर? एरिक्सन के जो 8 स्टेप्स है, पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब मुझे ये बताइए कि जिस बच्चे को उसकी मौसी बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो उसके पास ज्यादा जाए, उस पर ज्यादा ट्रस्ट करेगी, या मामा उसकी पिटाई करता है? बच्चा किसके पास ज्यादा ट्रस्ट करेगा? किस पर ट्रस्ट करेगा? मौसी पे। जो ज्यादा प्यार कर रहा है। या कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की माँ अपने बच्चे की देखभाल कम कर पाती है और मेड ज्यादा देखभाल करती है, तो बच्चा मेड पर ज्यादा विश्वास करता है अपनी माँ से ज्यादा। एग्जैक्टली। बस एरिक्सन यही कहता है कि जो ये स्टेज है वो ट्रस्ट, विश्वास और अविश्वास की स्टेज है। इसमें जो ज्यादा देखभाल करता है, जो ज्यादा केयर करता है, उस पर बच्चा ज्यादा विश्वास करता है। बस इस स्टेज में ये आइडेंटिफिकेशन उसने दी है। एज ग्रुप बता दिया कि जन्म से लेकर के 18 मंथ तक की है। फिर दूसरा है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी है सेम, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, यानी यहां ऑटोनॉमी स्वायत्तता का मतलब है खुद पर नियंत्रण। अगर उसको खुद पर नियंत्रण है, वो स्वतंत्र रूप से सीख रहा है, तो दोनों की स्थिति क्या है कि
अपने आप पर नियंत्रण उसकी स्वायत्तता का निर्धारण करता है। खुद पर जब वो नियंत्रण कर ले रहा है, जैसे अपने गुस्से पर नियंत्रण कर ले रहा है या अपने किसी एक्टिविटी पर वो नियंत्रण करना सीख ले रहा है, तो उसकी ऑटोनॉमी डिफाइन करता है। उसके बाद उसको कब फील होता है कि उसने गलत कर दिया, उसको ये फील होता है कि सेम जैसी फीलिंग उसके अंदर आने लगी है, तो एरिक्सन करता है कि ये एज जो है 18 मंथ्स से लेकर के 3 इयर्स के बीच की है। इसके बाद तीसरी जो उसका स्टेज है एरिक्सन ने जो बताया मनोसामाजिक का, वो बताया कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी अगर कोई चीज में हम इनिशिएटिव ले रहे हैं और सफल हो जा रहे हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, और हम अगर वहीं विफल हो जा रहे हैं इनिशिएटिव लेने के बाद तो हमें अपराध बोध, गिल्ट महसूस होगा। वो स्टेज है 3 to 5 इयर्स की। इसके बाद जो चौथी स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं इंडस्ट्री का मतलब आप सभी उद्योग समझते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि चूंकि एरिक्सन अपनी टर्मोलॉजी में यहाँ इंडस्ट्री का प्रयोग कर रहे हैं, इंडस्ट्री शब्द का मतलब यहां होता है आत्मविश्वास से। अगर हम सीख रहे हैं तो सीखने से हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, और अगर हम फेल हो रहे हैं तो हमारे अंदर हीनता आ जाएगी। तो आत्मविश्वास को एरिक्सन ने ही इंडस्ट्री कहा है, उद्योग कहा है। क्लियर इट? आगे बढ़ूं? यस सर, यस सर। इसके बाद जो स्टेज है, आप देखिए ये 12 से 18 वर्ष की जो उम्र की स्टेज है, आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन। अब अगर मैं इसको वापस ले जाऊं और पूछूं कि WHO ने जो एज निर्धारित की थी एडोलसेंस की, वो क्या थी? 10 to 19। लगभग उसी के आसपास की ये एज दिखाई दे रही है। जी सर, लगभग उसी के आसपास दिखाई दे रही है। आइडेंटिटी, पहचान, अपनी पहचान, मतलब मैं कौन हूं। मुझे न घर में कोई इंपॉर्टेंस मिल रहा है, न स्कूल में इंपॉर्टेंस मिल रहा है। मेरी आइडेंटिटी क्या है? घर के लिए मैं छोटा हूं, बाहर क्लास के लिए मैं कोई वैल्यू नहीं, समाज में नहीं। तो ऐसी इस ग्रुप में बच्चों के अंदर अपनी पहचान को लेकर के उनके माइंड में बड़ा स्ट्रेस होता है, अपना रोल खोजते हैं। उनको बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं देते हैं इस एज में लोगों घर में, क्योंकि अब सबके लोगों के सामने वो बच्चा लगता है सभी। तो ऐसे में वो बार बार अपनी आइडेंटिटी को लेकर के वो कंफ्यूज होता है। उसकी पहचान क्या है, वो कौन है, उसको कौन सा रोल नहीं, उसको कोई रोल नहीं मिल रहा है, ना समाज में मिल रहा है, ना घर में। इसके बाद एरिक्सन ने कहा कि सामाजिक रूप से, अच्छा ये जो एरिक्सन ने इसको एक्सप्लेन किया, वो 2 दृष्टिकोण से देखा। एक तो साइकोलॉजिकल टर्म में भी देखा और एक सोशियो टर्म में भी देखा। इसलिए उनके हर स्टेज में वो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। जैसे अगर आपको कहीं प्यार मिल रहा है, अमित कहीं जी आपका माइक चालू है, कृपया बंद कर लीजिए अमित जी। कहीं घनिष्ठता आपको मिल रही, कहीं बहुत ज्यादा अच्छा कोई केयर कर रहा है, उसमें आपका प्रभाव। और अगर आप कोई प्यार ही नहीं कर रहा है, आपको कोई लाइक नहीं कर रहा, छोटे बच्चों में भी देखा जाता है, बड़े बच्चों में वो धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगते हैं। तो एक पहचान इसमें जो आइडेंटिटी, सॉरी, ये एज है 18 to 40 इयर्स की। इसके बाद आता है 7 जो स्टेज है। इसमें इस स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है, अब देखिए एज ग्रुप देखिए क्या है, 40 to 65। अब देखिए हमेशा ये जो एज ग्रुप है आने वाली पीढ़ी के लिए बार बार सोचता है, उसके लिए एक गाइडलाइन देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बार बार हर चीजें आने वाली पीढ़ी को समझाने की कोशिश करता है। और एक स्थायित्व आ जाता है, ठहराव सा आ जाता है इस स्टेज में। नेक्स्ट जो 8वां स्टेज है,
जो हम मनीष सर, सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ जनरेटिव का मतलब जो है ये नेक्स्ट वाली पीढ़ी को समझाने से नहीं है। यहाँ पर जनरेटिव का मतलब है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है हम उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को रियर करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हम रियर कर रहे हैं वो सब इसमें आएगा। तो जनरेटिव का मतलब यहाँ है कि जो हमारी पीढ़ी है उसको समझाने, उसको दिशा निर्देश देने के लिए। जी सर। क्लियर? जी सर। हाँ, इसके बाद जो सबसे लास्ट उन्होंने स्टेज बताया कि अब इस स्टेज में हम क्या विचार करते हैं कि हमने क्या क्या अचीव किया, और सोशली रूप से उनको निराशा भी मिलती है और वो बहुत संतोष भी करने लगते हैं। तो एरिक्सन ने इस स्टेज में ये कहा कि इस स्टेज में आने के बाद जो सामाजिक रूप से बंदा इतना अटैच होता है अपने अचीवमेंट से और बार बार उस पर विचार करके, और कभी कभी उसको सेटिस्फेक्शन भी मिल सकता है और कभी कभी लगता है कि वो समाज उसके अनुरूप नहीं हो पा रहा है, काम उसके अनुरूप नहीं हो रहा है, इसलिए कभी कभी उसे निराशा भी महसूस होती है। तो ये एरिक्सन का जो है साइको सोशियो डेवलपमेंट का पार्ट था। इसके बाद कोहलबर्ग, जिसको हम नैतिक विकास के दृष्टिकोण से जानते हैं, हमारा सामाजिक विकास हो चुका, कॉग्निटिव विकास हो चुका, अब हम मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। मॉरल डेवलपमेंट में कोहलबर्ग ने जो स्टेजेस उन्होंने दिए हैं, सर 7 वाले पॉइंट को प्लीज एक बार फिर से। 7 बाई, बिल्कुल। देखिए, may I hello Anju here, may I? Yes, yes. Yes ma'am, please. See, actually I read somewhere generativity versus self-absorption is what I had studied. Ma'am, yes ma'am, actually this is what I also have studied. Generativity versus self. Ma'am, why don't you explain? Because you know, I believe this is the point. Comfortable, very much comfortable with that. Yeah, generativity with self-absorption is what I have studied. I am not sure which is right. What the books I have gone through is it has got this generativity versus self-absorption. मैं भी एक बार रेफरेंस बुक में देख लूंगा मैडम, क्योंकि मैंने जो ये सर को दिया था ये कंटेंट, वो रेफरेंस बुक से ही दिया था, जिसमें मतलब किसी और के द्वारा लिखी बुक नहीं है। एरिक्सन और इनके क्या कहते हैं आधारित। I have also read generativity versus stagnation from the original theory of Erikson. दो चीजें होती हैं एक्चुअली। एक मिनट सर, मनीष सर, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना चाहूंगी। एक्चुअली देयर आर, जितना भी एरिक्सन की थियरी है, it is having कि if your socialization is done in the better way, तो आप एक साइड पर जाते हैं, that is good side, और यदि वो नहीं हो रहा है तो you are means, दो टर्म्स उन्होंने यूज किए, वन इज की डेवलपमेंटल टास्क, अनदर वन इज साइको सोशल क्राइसिस। तो ये दोनों टर्म यूज करने के कारण हमें अलग अलग जगह पे ये अलग अलग वर्ड्स मिल रहे हैं। हो सकता है मैडम ऐसा, पर जैसा मैडम ने अभी कहा कि जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अपने लिए जो टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं वो, और उस पर लिखी गई किताबों में जो टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं उसमें बहुत फर्क मिल जाता है कई जगह। आगे चले सर, अगर जी अनुमति हो तो। जी प्लीज प्लीज गो अहेड। सर ने मुझे 1 घंटे का टारगेट दिया था। संजय मैडम प्लीज। जी सर, प्लीज आगे चले। हाँ जी। यस, कोहलबर्ग की जो थ्योरी थी वो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। हर स्टेज में अलग अलग मूल्य और वैल्यूज हर स्टेज के लिए अलग अलग होते हैं। उन्होंने कहा था कि 3 तरह के स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इसको हम अगर हिंदी में बोले तो आसानी से आप समझ सकते हैं, पूर्व परंपरागत
अवस्था, पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था। एक कहानी के रूप में मैं समझाता हूं, फिर स्टेजेस को मैं जोड़ दूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हम मॉरल डेवलपमेंट की बात करें और किसी को ये कहें कि नहीं, छोटे बच्चे को कहें कि तुम्हें पिटाई पड़ेगी, बड़े लोग हैं, इनका पैर छूना चाहिए, इनका आदर सत्कार करना चाहिए, नहीं करोगे तो मैं मारूंगा या पीटूंगा या पनिशमेंट मिलेगा, इस वजह से या ओबीडिएंट बन करके, आज्ञाकारिता को ध्यान में रख करके इस प्रकार का मॉरल डेवलपमेंट होना। दूसरी चीज कि मुझे रिवार्ड मिलेगा, इसलिए इस तरह का मॉरल डेवलपमेंट होना। तीसरी चीज कि मुझे नाइस गर्ल, गुड बॉय कहा जाएगा, इसलिए मैं हॉनेस्ट बनूं, इसलिए मैं मॉरल बनूं। या नियमों के बारे में मैं पढ़ लिया हूं, नियम बने हैं, उनको मैं फॉलो करूं, इसलिए मैं मॉरल हूं। दूसरी चीज, सामाजिक रूप से मेरा योगदान कैसा रहेगा, इसलिए मॉरल होना जरूरी है, इन चीजों को फॉलो करना जरूरी है। और यूनिवर्सल इथिक क्या कहती है, सामाजिक रूप से किसी विवेकानंद की बात या महात्मा गांधी ऐसा कहते थे इसलिए ये नैतिक है। या एक ऐसी स्थिति हम सबके सामने है कि वाइफ की तबीयत खराब है या किसी की तबीयत खराब है, मेडिकल स्टोर से दवा लानी है, वहां एक डायलेमा है, मेडिकल स्टोर बंद है, मैं दवा चुराऊं कि क्या करूं, पत्नी की जान बचाऊं। तो ये सारी चीजें, नैतिकता की जितनी भी चीजें हैं वो एक सिचुएशनल है, किस सिचुएशन में आप कौन सा डिसीजन लेते हैं। इसके लिए कोहलबर्ग में 2 चीजें कही हैं कि अगर हम कोई भी मॉरल डिसीजन ले रहे हैं, उसमें जो थिंकिंग यूज कर रहे हैं उसी को बोलते हैं मॉरल रीजनिंग। यानी हम मॉरल डिसीजन लेना है, करें कि ना करें, ये सही होगा कि नहीं, नैतिक मॉरल व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है कि नहीं है। अगर उसमें जो हम थिंकिंग प्रयोग कर रहे हैं उस मॉरल थिंकिंग को मॉरल रीजनिंग बोलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने अपनी थ्योरी का जो बेस लिया वो पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को लिया, वहां से अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। उन्होंने पहले स्टेज में जो उनका प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इसमें पनिशमेंट अवॉइडेंस, यानी क्या करें, नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए करना जरूरी है। दूसरे कन्वेंशनल स्टेज में लॉ एंड ऑर्डर, नियम के बारे में पता चल गया है, नियम को नहीं फॉलो करेंगे तो ये नैतिकता के पैमाने पे नहीं आका जाएगा। तीसरा है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, सभी के लिए नियम बना है कि हमेशा सत्य बोलो, दूसरों की, जानवरों की और गरीबों की सेवा करो। तो अगर इसको नहीं मानेंगे तो ये नैतिकता की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरी एक चीज मैंने जो बताई थी डायलेमा, उसको बोलते हैं हिंज डायलेमा। हिंज डायलेमा का एग्जांपल मैंने दिया कि किसी की पत्नी की तबीयत खराब है और हॉस्पिटल सारे बंद है, रात का 12 बज रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं खुल रहा है, दवा लानी इमरजेंसी है। ऐसे सिचुएशन में क्या दुकान का ताला तोड़ के चोरी करा जाए, क्या ये सही होगा या गलत होगा? तो कोहलबर्ग अपने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में कहा है कि जैसा कि मूल्य को डिफाइन जब कहा गया है तो किया गया था कि मूल्य ओस की बूंदों के समान नहीं है, इसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं। यानी मूल्य ऐसी चीजें नहीं है कि थोड़ी देर तक रहे और सूर्य की रोशनी आए और ओस की बूंदें खत्म हो जाए। तो कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास में यह बताया कि जब भी हम किसी चीज में जजमेंट करते हैं, सही और गलत का, यही विकास का चरण उसके लिए नैतिक विकास का मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को प्रस्तावित करता है। सही गलत की पहचान करना नैतिकता कहलाती है। उन्होंने अपनी डिफिनीशन में ये बात रखी। ऐसे सिचुएशन जिसमें डायलेमा हो, उसमें फैसला लेना हो, तर्क लेना हो, तर्क करना हो, तो ऐसे सारे तर्क को उसने आइडेंटिफिकेशन के रूप में मॉरल रीजनिंग कहा। बच्चों के सामने अक्सर
निर्णय ले स्कूली विद्यालय परिवेश में छोटी छोटी चीजों में निर्णय लेते समय हम नहीं समझ पाते हैं कि वो किस डायलेमा में रह के उसने ऐसा निर्णय लिया होगा, चाहे वो चोरी किया होगा या किसी के टिफिन से खाना खाया होगा या शिक्षक से झूठ बोला होगा। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए कोहलबर्ग का ये मॉरल डेवलपमेंट बहुत ही आवश्यक है। आगे चलें सर। सर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं यहाँ थोड़ा सा इनपुट देना चाहूंगी। यस मैम। ये जो यहाँ पर हमें एक हिंज डायलेमा जो सर ने बताया है, इट वाज अ इमेजिनरी कंडीशन जो कोहलबर्ग ने अपने सब्जेक्ट्स को दी थी। सब्जेक्ट इन द सेंस कि जिन बच्चों पे वो, जिन बॉयज पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उनको कंडीशन दिया और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उनसे कहा कि बेटा अब बताओ कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। एंड जब उसने देखा कि सेम बच्चा आज ये आंसर दे रहा है और जब थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसका आंसर चेंज हो गया, तो उसके साथ साथ उसने ये पाया कि मॉरल रीजनिंग चेंजेस विद एज। सेम चाइल्ड की मॉरल रीजनिंग चेंजेस विद द एज। देन he gave 3 levels। ये जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, हम प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 लेवल्स हैं और हर एक लेवल में उन्होंने हमें 2-2 स्टेजेस दी हैं जो आगे इसमें डिटेल में है। तो क्योंकि कोहलबर्ग है, इसका मॉरल डेवलपमेंट की थियरी है, नॉर्मली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम ये थोड़ा सा आगे डिटेल में कर लेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। 1-2 टर्म्स हैं जो सर शायद मिस कर गए हैं, मैं उनको ऐड ऑन करना चाहूंगी। वन इज मॉरल जजमेंट। ये है कि इट इज द डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द डायलेमा। जब और एंड इट इज जस्टिफाइड बाय मॉरल रीजनिंग। जो हमारा डायलेमा है उस पे हमने उस पे अपना डिसीजन दिया और हम उस डिसीजन को मॉरल रीजनिंग से जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारा मॉरल जजमेंट के लिए टर्म यूज, मतलब मॉरल जजमेंट टर्म को एक्सप्लेन किया गया। सर अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैम ने जैसा कहा कि कोहलबर्ग ने अपने स्टूडेंट्स में जो बच्चों लड़कों को, तो मुझे याद आ गया कि कोहलबर्ग की थ्योरी जो है बहुत क्वेश्चन में रही, हमेशा ऑब्जेक्शन में रही है, क्योंकि ये जेंडर बायस था। इन्होंने अपने जो इस स्टडी को ना लड़कियों पे नहीं किया था, गर्ल्स पे नहीं किया था। तो ये थ्योरी थोड़ी जेंडर बायस्ड रही है। साइकोलॉजिस्ट ने इस पे ऑब्जेक्शंस भी उठाए। उन्होंने पहले से ही मान रखा था कि जैसे ना लड़कियां जो हैं नैतिकता से भरी होती हैं, उनके अंदर नैतिकता होती है। बच्चों पर उसने ये रिसर्च किया था, इसीलिए इसको जेंडर बायस थ्योरी भी कई लोग मानते हैं। अंजू मैम अगर मैं सही हूँ? बिल्कुल। और सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो कैरल गिलिगन ने किया है। और ये जो हमारा 23 वाला सीटेट हुआ था, इस सीटेट से जो पहले वाला सीटेट हुआ था उसमें क्वेश्चन भी आया है कि कैरल गिलिगन है, ये किसकी थियरी के लिए अपनी कॉम्प्लीमेंट्री थियरी देती हैं? तो आंसर इज कोहलबर्ग। तो गिलिगन हैज गिवन फॉर गर्ल्स एंड कोहलबर्ग हैज गिवन फॉर द बॉयज। सेम चीजें हैं। आगे गिलिगन की थियरी है, क्योंकि इसका कहीं पर भी मेंशन नहीं है एंड नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग, लेकिन ये है कि वी शुड नो। मुझे देवांगन सर ने कहा था कि ये ध्यान में रख करके कि हमें इनको साइकोलॉजी नहीं पढ़ानी है, उनको ऊपर का ऐसा फ्रेम तैयार कर देना है ताकि जो क्वेश्चंस आए सारे शिक्षक जो हैं, वरिष्ठ शिक्षक हैं, वो दे पाए। इसीलिए बहुत ज्यादा डीपली चीजों को छूने की कोशिश मैंने नहीं की है। अभी आप मेरे साथ। जी सारिका मैम, शी वाज हिज स्टूडेंट। यस यस, वेरी गुड सर, गुड कन्वर्सेशन। मनीष सर प्लीज गो अहेड। आगे चलें। थैंक यू अंजू मैडम, बोथ द अंजू मैडम। यस सर। जी सर। हाँ, अब हम समराइज कर रहे हैं। डिफरेंशिएट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप सभी ने 2 बार 3 बार इन चीजों पे हम डिस्कस भी
कर लिया है कि ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव होता है, फिजिकल चेंज होता है, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, और डेवलपमेंट के कई एस्पेक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कई डोमेन हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल चेंजेस। तो ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का पार्ट है, डेवलपमेंट बड़ा है, एक बहुत वाइडर फॉर्म में है, ग्रोथ एक लिमिटेड है, एक समय के बाद जाके वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हमने सेफेलोकॉर्डुअल प्रिंसिपल्स को भी एक्सप्लेन किया कि सिर से नियंत्रण होते हुए पैर पर नियंत्रण होता है। इस विकास को हम ये दिशात्मक रूप से या डायरेक्शनल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ डायरेक्शन की डेवलपमेंट की जो डायरेक्शनल थ्योरी है वो उस पर बात करती है। इसके बाद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है कि वो गैप जो बच्चा कर सकता है अकेले स्वतंत्र रूप से और किसी के सहयोग से करता है, उसके बीच का जो जोन होता है, इसी जोन में जो हमारा सपोर्ट होता है वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इसमें हम इसको अस्थायी रूप से सहयोग देते हैं। अभी हम एरिक्सन की थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें हम आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन, जिसको हम एडोलसेंस एज में के रूप में भी देख सकते हैं, बच्चों के अंदर ये तय नहीं कर पाते कि उनका रोल क्या है। डिफाइंड मैच्योरेशन, मैंने आपको बताया है कि हम अक्सर बच्चों को ये कह देते हैं कि अरे ये मैच्योर्ड नहीं है, मैच्योर्ड हो चुका है, बहुत मैच्योर्ड होता है। मैच्योरेशन का सीधा संबंध आनुवंशिक और शारीरिक रूप से तमाम तरह की ग्रंथियां हैं, उनके अपने एक रूप में, एज एप्रोप्रिएट रूप में स्थायित्व आ जाता है। उसके बाद हम कहते हैं कि हाँ ये मैच्योर्ड हो चुका है। इसके बाद हम डेवलपमेंट टास्क में पढ़े व्हाट इज इकोसेंट्रिज्म, मैंने बताया था, जिसपे अभी मैडम ने डिस्कशन भी किया है कि इकोसेंट्रिज्म क्या है। बच्चा ये सोचता है कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही सब लोग सोच रहे होंगे। इसके बाद एक्सप्लेन द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी डिवाइस, सतत विकास की प्रक्रिया। उसके बाद हमने डिफाइन मेंटल हेल्थ वाला पार्ट मैंने पहले डिफाइन किया था। रोल ऑफ फैमिली इन प्राइमरी सोशलाइजेशन, शायद इसको सोशलाइजेशन वाले पार्ट में अगर डिफाइन नहीं किया गया तो अगले कंटेंट में हम इसको ले लेंगे। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात सर ने कही थी उसको कुछ हम फ्रेम सर ने भी किया है, उस फ्रेम को देखते हैं। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, कोई साथी? एक्सप्लेन कन्वर्सेशन। Sir, can I answer? यस। पहला क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कंजर्वेशन। तो जैसे इसमें हम पानी का एग्जांपल ले लेते हैं मोस्ट ऑफन, कि हम उसे किसी भी वेसल में डाल दें, उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी, चाहे वो हाइट विड्थ में हमें डिफरेंट लगने लगे बट उसकी क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहेगी। ऐसे ही किसी भी अरेंजमेंट में हम उसे डालते जाएं तो पहले बच्चे को ऐसे लगता है कि क्योंकि वो स्लिम एंड टॉल बार में है तो वो पानी ज्यादा है, फिर धीरे धीरे वो डेवलप करता है कि नहीं पानी की क्वांटिटी सेम है, लेकिन हमने उसको एक डिफरेंट वेसल में डाल दिया, थाली में डाल दिया जैसे उसे निकाल के, तो लेवल कम लगेगा लेकिन क्योंकि विड्थ ज्यादा है तो पानी सेम रहेगा। देखिए इस पार्ट में आपको ना सिचुएशनल क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। कोई सिचुएशन दिया जा सकता है क्लासरूम का दो बच्चों के बीच में और आपको उत्तर लिखना होगा। तो उत्तर में ना आपको कोशिश करना होगा जो की पॉइंट है थ्योरीज की वो जरूर लिखें, क्योंकि चेक करने वाला जो होता है थ्योरी में आपकी पूरी लाइन को नहीं देखता, वो की पॉइंट्स देख लेता है कि हाँ इसने इस टॉपिक का प्रयोग किया, इस थ्योरी का प्रयोग किया है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोई पढ़े सर? व्हाट इज थोड़ा फास्ट, कोई भी, जितने भी लोग जुड़े हैं उसमें से कोई भी। What is scaffolding? And explain, sir, please. It is basically the thing that child can do with the help of an elderly person or person who knows more than that child. Okay. So that is called scaffolding. With the help of someone who knows. That is scaffolding. With the help of others. Yes. More knowledgeable other. MKO actually. वेरी गुड। इसके फोल्डिंग के लिए एक ध्यान चीज देने वाली बात यह है कि ये परमानेंट हेल्प नहीं होना चाहिए। और अक्सर क्या होता है, जो पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ इसके फोल्डिंग लगातार परमानेंट करते रहते हैं, उनके बच्चे
टोटली डिपेंड हो जाते हैं और इंडिविजुअली वो एक्ट नहीं कर पाते, लर्न नहीं कर पाते। यही अक्सर उन पेरेंट्स की कमियां होती है जो हर जगह बच्चे की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, पर टीचर्स को यह ध्यान देना होता है कि कहां जरूरत है इसके फोल्डिंग की, क्योंकि आप जब तक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के पार्ट को नहीं समझेंगे, हर जगह हेल्प करने के लिए तैयार होंगे, तो बच्चा वो इंडिविजुअली नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कोई रीड करे जी, एनीवन? राजीव जी, एक पीयर ग्रुप जो है कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है एडोलसेंस को? आप सभी जानते हैं कि पीयर ग्रुप्स जो है अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा बिहेवियरल चेंज लाने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा एक एरिया होता है जहां उस एरिया में पीयर ग्रुप का ही इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। वो इन चीजों से इन्फ्लुएंस करता है, अपने व्यवहार से, अपने ड्रेसअप से, कुछ चीजें वो डिसीजन मेकिंग से भी इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉरल डेवलपमेंट? कोई इट इज शॉर्ट में देखिए, जब जवाब देंगे हाँ, Sir, it is a theory given by Kohlberg, and it depends on the development reasoning, which is on the basis of right or wrong. Yes. Take any decision on the basis of right and wrong. की पॉइंट क्या है? व्हाट इज मॉरल डेवलपमेंट? की पॉइंट क्या है? व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग? इस बात का डिसीजन लेना, और इसी में इस बात की रीजनिंग वर्ड जो है आप जोड़ सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में जो थिंकिंग जुड़ती है उसी को जो है मॉरल रीजनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिफरेंस। बहुत ही हमेशा हर जगह ये प्रश्न जुड़ता है, इसको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस कारण से एक बच्चे के अंक ज्यादा आ गए, एक बच्चे के कम आ गए, एक ने ज्यादा परफॉर्मेंस किया, दूसरे ने कम किया। तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, और इंडिविजुअल डिफरेंस होने के कई इफेक्ट्स हो सकते हैं, या तो न्यूट्रिशन होता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, हेरिडिटी भी हो सकता है। इसके कारण ही बच्चों, लर्नर्स में जो सीखने वाले होते हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, और यही मार्क्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आने में, इफेक्टिव लर्नर होने में, यही चीजें सबसे ज्यादा डिसाइड करती हैं कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट मनीष सर, यहाँ पर हम मैथमेटिकल D = H × E का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, 100%। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द होम स्कूल कंटिन्यूटी। कोई एक्सप्लेन करेगा? एनीवन? लोग बहुत हैं, एक एक लोग भी अगर करते, हमने ज्यादा नहीं क्वेश्चन रखे हैं, 20 ही रखे हैं। जी ममता मैडम, ममता मैडम माइक चालू करें, बोले। अवधेश जी, विक्रम जी। अच्छा, हाँ कोई बोल रहा था जी, बोलिए। एक्चुअली मनीष जी तो बोलेंगे ही सही, आपके लिए ये अवसर है कि आप भी अपनी। मेरी आवाज आ रही है क्या देवांगन सर? हाँ जी, आ रही है सर। हाँ, जब घर, आप जॉन डीवी और बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, दो विद्यालय और घर को तुलनात्मक रूप से जब देखते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हैं कि विद्यालय जो है और एक घर है, उसमें बहुत सारे ऐसे रोल, बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चे के स्टेबिलिटी और बेटरमेंट के लिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए की जानी चाहिए और बहुत आवश्यक है। यानी विद्यालय की चीजों का डिस्कशन घर पे हो, और घर पे चीजों का डिस्कशन वो अपनी कक्षा में उदाहरण के रूप में प्रयोग करे। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कोई डिफाइन करे? सर मैं कर दूं? यस मैम, प्लीज। सर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अंडरस्टैंड्स कि जो हमारे मेंटल ऑपरेशंस है, हम उन्हें किस हद तक परफॉर्म कर सकते हैं। सो इट इज द ग्रोथ ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। यस, आप उनके स्टेज को भी लेकर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। एक वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि एक लर्नर्स के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग कोई चीज, कोई वर्ड्स, कोई थिंग्स क्या है, वो जो डिफाइन करता है वो उसका कॉग्निटिव चैम्बर होता है,
वो उस चेंबर के अनुसार ही उसको एक्सप्लेन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ऑब्जेक्ट परमानेंस पे हमने डिस्कशन भी कर लिया था। वस्तु अस्थायित्व, ये इतना अस्थायित्व होगा है कि आपके मन से कभी निकलेगा नहीं। कोई चीज है तो वो है, आंख बंद कर देने से वो गायब, सामने से हट जा रही है, इसका मतलब वो गायब नहीं है, मतलब उसका अस्थायित्व खत्म नहीं हो जा रहा, वो है पर कहीं छिप गई है। आगे चलें, नेक्स्ट। ये सोशलाइजेशन वाले पार्ट में इसको किया जाएगा, और नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल्स का रोल्स, इसके बाद वाले पार्ट में 19-20 को छोड़ देते हैं, बाद में करते हैं। अब मैं देवांगन सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप तो। जी जी, यस सर। देवांगन सर। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है सर? अब ये जो हेलो, हाँ जी, बताएं बताएं देवांगन सर। जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ मनीष जी। ये कुछ MCQs हैं जिसपे हम अगर आप जल्दी जल्दी इसको, हम कोई भी इसमें से आप में से रीड करता जाए और बाकी अपने आंसर चेक करते जाएं। कोई चलिए, मेरी आवाज सभी को आ रही है? मनीष जी आप कंफर्म करें, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ। So question number 1 is growth differs from development because growth is A is lifelong, B is qualitative, C is stops at maturity, and D option is moral. The right answer is C sir. Stop at maturity. सर वो स्क्रीन चली गई है। चलिए दोस्तों, Yes. फ्रेंड्स, क्या आगे आगे। फ्रेंड्स, am I audible now? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Now, Yes, sir. as we always do, Manish, I'm reading the question for you. Please mute your mic and you can write the answer. आज हम इसके केवल 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज cephalocaudal प्रिंसिपल मीन्स ऑप्शन A, B, C, D. मार्क योर आंसर। किसी का माइक चालू बंद कर ले। अनीता कुमारी में माइक बंद कर लिया। आप केवल अपने आंसर मार्क करते रहे। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्ट परमानेंस बिलोंग्स टू प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, सेंसरी मोटर, फॉर्मल। मार्क योर आंसर। ZPD is given by Piaget, Kohlberg, Erikson, Vygotsky. क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी मार्क करेंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस अकर्स इन, कब होता है आइडेंटिटी क्राइसिस? चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में, इन्फेंसी में कि प्रीनेटल में? आपने मार्क कर लिया होगा। OMR शीट आपके पास होगी। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल्स रिफर टू डेवलपमेंट फ्रॉम। प्रोक्सिमोडिस्टल है, हेड टू टो है कि होल पार्ट की सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज या इन्वायरमेंटल टू हेरिडिटी? बहुत ही सरल प्रश्न है, सबको आ गया होगा। मनीष जी ने अच्छे से पढ़ा दिया, हम पहले से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू पियाजे कंजर्वेशन डेवलप्स इन, अभी अभी पढ़ा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में कि सेंसरी मोटर में कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, इकोसेंट्रिसिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्क्रीट स्टेज, फॉर्मल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और एडोलसेंस? प्रश्न 9, द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इज एसोसिएटेड विथ, किसका है भाई ये? पावलोव, वाइगोत्स्की, स्किनर, वॉटसन? प्रश्न 10, सभी मार्क करते जा रहे हैं अपने आंसर। जल्दी से मुझे थंब लगा के बताएं या माइक खोल के बताएं कि आप अपने आंसर मार्क कर रहे हैं। हाँ, केवल 2-3 लोगों के हाथ आ रहे हैं। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कैरी ऑन। नाउ नंबर 10, इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी स्टेज इज सीन ड्यूरिंग। अपने उत्तर मार्क करें। A फॉर इन्फेंसी, B फॉर अर्ली चाइल्डहुड, C फॉर स्कूल स्टेज एंड D फॉर एडोलसेंस। नंबर 11, हम 15 के बाद आंसर बताएंगे। मॉरल, आज का टेस्ट 15 नंबर का है और हम फिर मार्क करेंगे कि 15 में से हमको कितने मार्क्स आते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन लॉ एंड ऑर्डर बिलोंग टू। लॉ एंड ऑर्डर पे बार बार हमने फोर्स किया था। प्री कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल है, पोस्ट कन्वेंशनल है और अमोरल स्टेज है। नंबर 12, डेवलपमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ओनली फिजिकल ग्रोथ, discontinuous and fixed, lifelong and multidimensional,
आर जेनेटिक ओनली। चलिए अंतिम दो प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13, which debate questions whether development is gradual or stage wise? A, nature versus nurture, continuity versus discontinuity, universal versus cultural, or D, stability versus change? Question number 14, the primary agency of socialization is A, media, B, school, C, family, or D, peer group? Number 15, adolescence as per World Health Organization WHO is 10 to 18, 10 to 19, 12 to 18 and 13 to 19। दोस्तों प्रश्न पूरे 40 हैं, हम 15 पे खत्म कर रहे हैं और आगे के प्रश्न आपके लिए ओपन कर दिए जाएंगे। ये पीडीएफ आपको वीडियो के साथ अवेलेबल रहेगा जिस पर आप अपने आंसर्स देख पाएंगे। तो मैं समझता हूं मुझे अब उत्तर बता देना चाहिए कि प्रश्न को आगे बढ़ाया जाए। उत्तर बता दिया जाए? उत्तर बता दो सर। जी चलिए, तो आप सभी अपने आंसर चेक कीजिए जल्दी से। पहले का आंसर है सी, दूसरे का आंसर है बी। अभी मैं मार्क्स पूछूंगा भाई। तीसरे का आंसर है सी। मनीष जी बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें भी आनंद आ रहा है कि उनके विद्यार्थी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। चौथे का उत्तर है डी, पांचवे का उत्तर है बी, छठे का उत्तर है सी, सातवें को मार्क कीजिए सी, आठवें को भी सी मार्क कीजिए। नवा प्रश्न है बी, 10वां प्रश्न है सी, 11वां प्रश्न है बी, 12वां प्रश्न है सी, 13वां प्रश्न है बी, 14 प्रश्न है सी। और 1 मिनट इंतजार करेंगे, जब मैं आपको बोलूंगा तभी आप अपने मार्क्स बताते जाएंगे ताकि मैं स्क्रीन पे आपके मार्क्स पढ़ सकूं और सभी को पता चले कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। और अंतिम प्रश्न का उत्तर है 15 बी। 30 सेकंड का समय है, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए 15 में से आपको कितने मार्क्स आए। और चलिए शुरू कीजिए। यस अमित जी 14 नंबर, वेरी गुड। श्रुति मैडम 14 नंबर, टीना मैडम मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा, चंचल कालरा मैडम 15, वेरी गुड। सानिया मैडम 15, वेरी गुड। अंजू मैडम 15, अंजू मैडम 15, वेरी गुड वेरी गुड। ममता मैडम 13, मनोज जी 11, मनोज जी ध्यान दीजिए। निशा मैडम 15, वेरी गुड। पूनम मैडम और बहुत बढ़िया। उपाध्याय जी 10 नंबर, लकी साहब, ज्योति मैडम 13 नंबर, मैं मेरा चश्मा नहीं है पढ़ नहीं पा रहा हूँ, 11 नंबर, बहुत बढ़िया दोस्तों। दिनेश पवार जी 10 नंबर, वेरी गुड। तो दोस्तों यदि हमको कम नंबर आ रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि हमने बी को ए और ए को बी मार्क कर दिया होगा। अब मैं चाहूंगा कि मनीष जी ने आज की कक्षा ली। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज की कक्षा बहुत अच्छी थी। मैं पार्टिसिपेंट से सुनना चाहूंगा, हाउ डिड यू लाइक इट एंड शेल मनीष जी कंटिन्यू लाइक दिस। ओवर टू यू ऑल। आप कोई भी अपना माइक चालू करके, आप लोगों के थम्स बता रहे हैं कि कक्षा लाइव। यस सर, यस सर, यस सर, इट वाज वेरी इंटरेक्टिव क्लास और बहुत अच्छा लगा पढ़ के। इवन सर ने पूरी कोशिश की है कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स को इनकॉर्पोरेट कर सके। इट वाज इंक्लूसिव क्लासरूम, यस यस रियली, एंड इट विल बी आवर प्लेजर कि है ना कि मनीष सर हमें आगे कंटिन्यू करें। जी 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 बिल्कुल सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन क्लास थी, बिल्कुल एक एक चीज बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से बताई सर ने। जी 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 जी। मनीष जी आप अपना वीडियो चालू कर लें। बहुत अच्छी, धन्यवाद सभी बहुत का। अच्छी क्लास, आदरणीय मनीष बहुत जी, अच्छे से समझ में आया। आपने विशेषकर जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी थी कि भाई इंग्लिश में समझ में नहीं आती थी, वो 101% क्लियर हो गई। थैंक यू सर। चलिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी 1 घंटा 23 मिनट सभी पीजीटीज को जो टू बी प्रिंसिपल हैं, और निश्चित रूप से मैं बार बार कहता हूं हमारे ग्रुप से इतने सारे प्रिंसिपल्स आपको ऑल ओवर इंडिया मिलेंगे कि ये हम लोग के लिए सम्मान का विषय होगा कि ये सब प्राचार्य बनने में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। साथियों हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। और मनीष जी ने मुझे वादा किया है अगले 7 दिन लगातार वो स्वयं मेहनत करेंगे, मैं नोट्स बनाऊंगा, आप पढ़ेंगे, और ये वाला जो पार्ट है ये हम निश्चित रूप से कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा मेरा वादा है, मनीष जी का वादा है, मनीष जी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। और आप सभी का धन्यवाद। आपके इसी उत्साह के चलते ही मनीष जी सोचने को मजबूर होंगे कि मुझे कक्षा लेनी है, और हमको पूर्णतः सहयोग मिलता है अंजू कुमारी शर्मा मैडम का,
अंजू सलीम मैडम का, लकी साहब आज पता नहीं साइलेंट थे, और हमारे सभी विद्वान साथी सानिया मैडम का, सानिया सचदेवा मैडम का, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग दिया। तो आप सभी की इजाजत हो तो आज की कक्षा समाप्त करें। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। जी सर, शुभरात्रि। शुभरात्रि सभी को सादर शुभरात्रि। नमस्कार। Thank you, sir. कल फिर से नमस्कार, सभी को गुड नमस्कार। नाइट सर। नमस्कार। गुड नाइट।